पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का चुनाव कहां जाता दिख रहा है और क्या लग रहा है आपको? एक बात तो है शुरू में कि भाई बिहार जो है एक ट्रिकी स्टेट है किसी भी पोलस्टर के लिए। तब जनसुराज भी और अब एक ये नया स्टार्टअप या न्यूबी या न्यू प्लेयर कह लीजिए बिल्कुल जनसुराज। जी। तो चुनाव कांटे की टक्कर ही है। चुनाव कांटे की टक्कर है। होता है हमेशा। अच्छा, तेजस्वी यादव बैठ जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर का इंतजार करते करते निकलते नहीं हैं और नीतीश कुमार सड़क पर आ जाते हैं, बाय रोड भी चले जाते हैं। क्या ओवर कॉन्फिडेंट हैं? नीतीश कुमार का ये एक तरह से लास्ट बैटल है। दिलचस्प चुनाव है क्योंकि सीट बाय सीट चुनाव है। सीट बाय सीट चुनाव। सीट बाय सीट चुनाव। अच्छा, जो हमने देखा जो पोल ट्रैकर्स आ रहे थे आपके भी, उसमें मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पसंदीदा तेजस्वी यादव थे। हमारे ट्रैकर में सिर्फ 15% लोग सीएम के चेहरे पे वोट करेंगे, ऐसा अच्छा, कह रहे हैं। महागठबंधन बहुत बेहतर भी कर ले तो आप कहां पा रहे हैं कि महागठबंधन कहां तक जा सकता है? महागठबंधन की ताकत क्या है? वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी था कि आप इस जंगल राज तगमे को निकाल देते या एस्टैब्लिश कर देते। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार में चुनाव है और चुनाव कहां जा रहा है, बिहार में सरकार किसकी बनने जा रही है, यह समझना आवश्यक है। पिछले 3 महीनों से बिहार को जो कुछ समझा जा रहा था, जो सर्वे आ रहे थे, जो पोल ट्रैकर्स आ रहे थे, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे, उसमें एक ओपिनियन पोल की बहुत तेज चर्चा हो रही थी, वोट वाइफ। तो आज हमारे साथ हैं, मुंबई से चलकर आए हैं अमिताभ तिवारी जी, जो वोट वाइफ के फाउंडर हैं। रहने वाले बिहार के ही हैं लेकिन मुंबई रहते हैं, दुबई भी रहा इन्होंने। और आज हम बिहार के चुनाव की चर्चा, बहुत स्वागत है सर आपका लाइव थैंक यू सो मच स्टूडियो में। तो सबसे पहले सीधे सवाल पर आते हैं, जो आपने बिहार को समझा है, बिहार का चुनाव कहां जाता दिख रहा है और क्या लग रहा है आपको कि किधर अब बिहार का चुनाव बढ़ेगा? एक बात तो है शुरू में कि भाई बिहार जो है एक ट्रिकी स्टेट है किसी भी पोलस्टर के लिए। जी बिल्कुल। 2015 आपको ध्यान होगा, एक पोलस्टर्स में कंसेंसस था कि एनडीए जीतेगी क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी अपने पीक पर थे। जी, अश्वमेध रथ चल रहा था। कितनी भीड़ आती थी उनकी रैलीज वगैरह में। लेकिन महागठबंधन ने स्वीप किया वो चुनाव। बिल्कुल। 2020 में कंसेंसस ये था कि महागठबंधन ये चुनाव जीत जाएगी, अगर आप पोलस्टर्स देखें जी। और अल्टीमेटली जीत गई एनडीए इन अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। तो ट्रिकी स्टेट है जी पोलस्टर्स के लिए, क्योंकि अनुमान के विपरीत भी जाता है। अनुमान के विपरीत, दोनों बार अनुमान के विपरीत। बिल्कुल। क्योंकि सामाजिक जो यहाँ पर ताना बाना है, जाति एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत सारी पार्टीज हैं जी। 2 पार्टियों का वर्चस्व नहीं है, 3 पार्टियां जो बिहार के पॉलिटिक्स को डोमिनेट करती हैं। और फिर बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज हैं। बिल्कुल। आरएलएम, एलजेपी, हम, वीआईपी, आईआईपी, लेफ्ट पार्टीज। और इंसिडेंटली ये सभी पार्टीज किसी एक चुनाव में एनडीए के साथ, किसी एक चुनाव में महागठबंधन के साथ। बिल्कुल। और कॉम्प्लिकेट कर देता है ये किसी भी पोलस्टर के लिए। और अब जनसुराज भी, और अब एक नया स्टार्टअप या न्यूबी या न्यू प्लेयर कह लीजिए जनसुराज जी। तो चुनाव कांटे की टक्कर ही है। चुनाव कांटे की टक्कर होता है हमेशा। हमेशा एक बात ये हमेशा रखना चाहिए ध्यान कि चुनाव कांटे की टक्कर ही होता है। रिजल्ट वन साइडेड हो सकता है, रिजल्ट वन साइडेड हो सकता है, लेकिन चुनाव फसलबा कि अगर चुनाव नहीं खे फसल और वन साइडेड बा तो सब नेतागण घर बैठ जास। बिल्कुल। काहे रैली करता अगर वन साइडेड बात हो। लेकिन तेजस्वी यादव बैठ जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर का इंतजार करते करते निकलते नहीं हैं और नीतीश कुमार सड़क पर आ जाते हैं, बाय रोड भी चले जाते हैं। क्या ओवर कॉन्फिडेंट हैं तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार को लग रहा है कि मेरे लिए ज्यादा संघर्षपूर्ण है? नहीं, नीतीश कुमार का ये एक तरह से लास्ट बैटल है। लास्ट बैटल है, बिल्कुल। और नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि अपनी एक लेगेसी जो है 20 साल एज चीफ मिनिस्टर, तो उसकी जो एक पॉलिटिकल करियर की जब भी अगले 5 साल में वो फैसला लेते हैं तो एक सो कहते हैं ना जी कि मतलब रिटायर करें हिटिंग विद अ सिक्स। आई एम नॉट सेइंग कि चुनाव के बाद रिटायर हो रहे हैं, बट क्योंकि लास्ट चुनाव है तो एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी स्ट्रेंथ को, और दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मैं ही उनके बिना जी बिहार में किसी की सरकार नहीं बनती और बिहार में नीतीश ही है
बिहार में नीतीश ही हैं। नीतीश ही हैं, वो जी। उसको एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। और बहुत सारा क्रिटिसिज्म बीच में हुआ है कि भाई, या फिर आप कह सकते हैं कंसर्न्स है उनके हेल्थ को लेकर जी। के, कंसर्न्स वगैरह है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है। जी। और ग्राउंड पे वो दिख रहे हैं, आई मीन रैलीज कर रहे हैं। आज उन्होंने एक प्रेस, आई मीन एक ऑडियो रिलीज भी किया है, वीडियो रिलीज किया है। तो दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि सीट बाय सीट चुनाव है। सीट बाय सीट चुनाव। अच्छा। अब सीट बाय सीट चुनाव ऐसा है कि जो कोर वोट ब्लॉक माना जाता है एक स्टेट लेवल पे कि भाई MY कोर वोट ब्लॉक महागठबंधन का है, और अपर कास्ट, नॉन यादव या गैर यादव, OBC, कुर्मी, कोयरी समाज या लार्जली बनिया समाज और EBCs लार्जली वोट करते हैं NDA को। लेकिन कुछ सीटें हैं जहां पर NDA का यादव कैंडिडेट है और महागठबंधन का मुस्लिम कैंडिडेट है ना, वहां पर यादव समाज NDA को वोट कर रहे हैं। बिल्कुल। कुछ सीटें हैं जहां पर महागठबंधन का, मान लेते हैं राजपूत समाज से कैंडिडेट है, वहां यादव समाज वोट नहीं कर रहा है। कुछ सीटें हैं जहां पर महागठबंधन का ब्राह्मण या भूमिहार या अपर कास्ट का कैंडिडेट है, वहां पर अपर कास्ट NDA को वोट नहीं कर रहा है। बिल्कुल। जो हम लोग एक लेकिन हमने देखा जो पोल ट्रैकर्स आ रहे थे आपके भी, उसमें मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पसंदीदा तेजस्वी यादव थे, और तेजस्वी यादव ही सबसे आगे चल रहे थे, नीतीश कुमार पीछे थे, और प्रशांत किशोर भी चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पसंदीदा तेजस्वी यादव हैं, तो फिर उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनने से रोक कौन सकता है? सबसे पहली बात है कि लोग जो है सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे पे वोट नहीं करते। अच्छा। वो एक फैक्टर है वोट करने का। बिल्कुल। कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे वोट करते हैं, कुछ लोग जाति धर्म, कुछ लोग विकास मुद्दे, कुछ लोग बेनिफिशियरी स्टेटस, स्कीम्स, फ्रीबीज। तो वो सिर्फ एक मुद्दा है जी, ठीक है। उसके बाद का एक फॉलोअप क्वेश्चन होता है कि आपका मेन वोटिंग कंसिडरेशन क्या है। हमारे ट्रैकर में सिर्फ 15% लोग CM के चेहरे पे वोट करेंगे, ऐसा कह रहे हैं वो। तो 85% लोग तो किसी और चीज पे वोट कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव 36%, 36.5, 35, 36 पर हैं, वो लार्जली उनके कोर वोट ब्लॉक का सपोर्ट रिफ्लेक्ट करता है, मतलब यादव और मुसलमान प्लस यूथ जी फ्रॉम अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। लेकिन वहां पे एक ही लीडर है महागठबंधन में, लार्जली तेजस्वी यादव जी। दूसरे जो लीडर है अभी, ठीक है, अनाउंस किया है डेप्यूटी CM, तो अगर आप अभी सर्वे करेंगे जो ट्रैकर आएगा उसमें हो सकता है मुकेश सहनी थोड़ा ऊपर दिखे पहले कंपैरिजन, अदरवाइज बाकी लोग 1%, 1.5%। राजेश राम को मौका नहीं मिला, नहीं तो हो सकता है 5% समाज की आबादी उनकी भी है, वो भी 2.5-3% लाते हैं। बिल्कुल। लेकिन NDA में क्या है कि NDA में ये पांडव कहे जाते हैं, मतलब 5 लीडर हैं सॉर्ट ऑफ, जो अपनी अपनी जाति का थोड़ा थोड़ा वोट लेकर के आते हैं। तो नीतीश कुमार तो 24-25% पर है, प्रशांत किशोर आ जाते हैं 12-13% पर थर्ड पे। लेकिन उसके बाद NDA लीडर्स हैं, जैसे चिराग पासवान लगभग 9-10% जी, सम्राट चौधरी 5-6%, विजय सिन्हा 1-1.5%, और जितेंद्र राम मांझी 1-1.5%, उपेंद्र कुशवाहा 1-1.5%। तो बुके ऑफ लीडर्स है NDA के पास। अच्छा। तो स्टैंड अलोन तेजस्वी यादव आगे हैं, लेकिन जब कंबाइंड लीडर्स हम करें, यानी महागठबंधन के भी सारे लीडर्स की रेटिंग ऐड कर दें और NDA के भी लीडर्स की सारी की रेटिंग्स ऐड कर दें, तो NDA के लीडर्स अहेड हैं। तो दो बातें, एक, सभी लोग CM चेहरे पे वोट ही नहीं डालते, सिर्फ 15% डालते हैं, और कंबाइंड लीडरशिप में NDA आगे है क्योंकि उसके पास एक लार्जर बुके ऑफ लीडर्स है जो ज्यादा से ज्यादा समाजों को अपील करता है। तो ठीक है, 15% ने ही वोट किया कि भाई हमारे सबसे अच्छे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो सकते हैं। 85% जो लोग हैं वह दूसरे मुद्दों को तलाश रहे हैं जी। तो अब हम आते हैं मुद्दों पर और बिहार की असली राजनीति पर, क्योंकि यहाँ वोट और बेटी कहा जाता है जात को ही देते हैं। तो बिहार के चुनाव में महागठबंधन को आज कहाँ खड़ा देखते हैं आप? महागठबंधन की ताकत पहले तो चाल कैसी रही, किस तरीके से लड़खड़ाई, किस तरीके से उठने की कोशिश की। महागठबंधन बहुत बेहतर भी कर ले तो आप कहाँ पा रहे हैं कि महागठबंधन कहाँ तक जा सकता है? महागठबंधन की ताकत क्या है, महागठबंधन की कमजोरी क्या है, और महागठबंधन की चुनौतियाँ क्या है? हम लोग जो कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो महागठबंधन का लीडर तो RJD है जी, बिल्कुल। तो
3 स्ट्रक्चरल बॉटलनेक हैं आरजेडी के। एक कि एमवाई के बियॉन्ड उसका एक्सपेंशन नहीं है, मुसलमान यादव के अलावा कोई वोट नहीं है, यह लार्जली जी पहली बात जी। दूसरी बात, जंगल राज का तगमा उससे चिपका हुआ है अब भी जी, जिसकी वजह से जो एक्सपेंशन में अपर कास्ट या गैर यादव ओबीसी ईबीसी का वोट उसमें ट्रांसफर होने में या मूवमेंट होने में जंगल राज एक ऑब्स्टिकल है जी। अब सही गलत इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन, करेक्ट। तीसरा है उनका जो सिंबल है लालटेन, वो आज के डिजिटल एज में मैच नहीं करता है, गैर प्रासंगिक हो गया, गैर प्रासंगिक हो गया। ठीक है जी। तो सिंबल चेंज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट उसको एक नया रूप चाहिए बिल्कुल कि भाई कैसे लालटेन आज की डेट में भी लाइट स्प्रेड करता है जी, करेक्ट। जबकि वो एक नैरेटिव एनडीए का है कि वो एक डार्कनेस या डार्क एज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 स्ट्रक्चरल बॉटलनेक हैं महागठबंधन के। इस बार जंगल राज के मुद्दे पे उनको एक बहुत जबरदस्त मौका मिला था, आई थिंक जून या जुलाई में, जब यहाँ पर स्पेट ऑफ इंसिडेंट्स हुए, क्राइम हो रहे थे। पटना हॉस्पिटल में एक मर्डर हुआ, एक बिजनेसमैन का मर्डर बिल्कुल, हुआ, और उस समय आपने देखा होगा हर जगह टीवी पे यही डिबेट चल रहा था, बिहार में यही डिबेट चल रहा था, बिहार में और नेशनली जी, बिल्कुल। और लोग महाजंगल राज भी लिख रहे थे, कह रहे थे, चैनल्स भी लिख रहे थे। उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल नहीं कर पाया महागठबंधन, इनकैश नहीं कर, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी था कि आप इस जंगल राज तगमे को निकाल देते या एस्टैब्लिश कर देते कि अभी भी जंगल राज या महाजंगल राज है, क्योंकि उसी वक्त आ गया एसआईआर जी, और पूरा का पूरा फोकस और अटेंशन डाइवर्ट हो गया महागठबंधन का एसआईआर के ऊपर कि एसआईआर एक षड्यंत्र है हमारे वोटर्स का नाम डिलीट करने के लिए और हमें चुनाव हराने के लिए जी। और लगभग 2 महीने हमने देखा कि 2-2.5 महीने फोकस जो है महागठबंधन का वो एसआईआर और वोटर अधिकार यात्रा के ऊपर चला गया जी। और उसी समय लगभग आया था कि 70,000 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, रिपोर्ट में है। तो वो मुद्दा तो उठा ही नहीं एक तरह से, क्योंकि जैसे ही आया उसके बाद एसआईआर की तरफ तो तेजस्वी चूक जाते हैं। मुझे लगता है स्ट्रेटेजिकली क्या बात है कि उन्हें बाद में ये जरूर रियलाइज हुआ कि जो गौण मुद्दे हैं जी, वो तो बेरोजगारी, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई, यही मुद्दे हैं और लार्जली हर स्टेट में यही मुद्दे होते हैं। मुद्दों से कहीं ना कहीं भटक गया महागठबंधन, जो इंडिया ब्लॉक का लार्जर नेशनल नैरेटिव है कि भाई सरकार ये इलेक्शंस रिग करके जीत रही है, जो महाराष्ट्र, बिल्कुल, कर्नाटक का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राहुल गांधी में, तो समहाउ आरजेडी का नैरेटिव इंडिया ब्लॉक के या राहुल गांधी के नेशनल नैरेटिव के सामने सब सर्विएंट हो गया। बिल्कुल, 2-2.5 महीने आपने देखा। अब स्ट्रेंथ्स में आप क्लियरली तेजस्वी यंग लीडर हैं, 35 साल लगभग एज है, उनको एक्सपीरियंस भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है लगभग 3 साल मुझे लगता है, डेप्यूटी सीएम रहे हैं वो, बिल्कुल, और जो जॉब क्रिएट हुए हैं उनके शासन 17 महीनों में, 17 महीनों में समहाउ उन्होंने उसका क्रेडिट ले लिया है। नीतीश कुमार को उसका क्रेडिट युवाओं में नहीं मिलता है, समहाउ उन्होंने ले लिया। नैरेटिव का खेल है, परसेप्शन का खेल है, ठीक है, परसेप्शन इज द न्यू रियलिटी। तो यंग लीडर है, तो वो फ्यूचर है, फ्यूचर भाई। पॉलिटिशियन रिटायरमेंट एज तो कम से कम 75 है, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना, तो 40 साल तक की पॉलिटिक्स उनकी है, ठीक है। नीतीश कुमार व्हाटएवर सेड एंड डन कैन नाउ बी द पास्ट ऑफ बिहार, ठीक है, एक लेगेसी उन्होंने एस्टैब्लिश किया, नो डाउट, बट अगले 40 साल तक वो पॉलिटिक्स बिहार में नहीं कर सकते, बिल्कुल, हेल्थ एज की वजह से। तो नीतीश इज द पास्ट, तेजस्वी इज द फ्यूचर, वन ऑफ द फ्यूचर लीडर्स। और क्लियरली उनके फैमिली में भी ये क्लियर है कि उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव, लेकिन रण बहुत है, लड़ाई बहुत, रण बहुत है, लेकिन क्योंकि लालू यादव जी का क्लियर मैसेज है कि तेजस्वी यादव ही उत्तराधिकारी है, तो लार्जली जो उनका कोर वोट ब्लॉक है वो इनको ही उत्तराधिकारी मानता है, और बाकी लीडर्स जो हैं, या तेज प्रताप या रोहिणी या मीसा भारती, उतना बड़ा फैन फॉलोइंग ऑफ कोर्स अक्रॉस स्टेट नहीं है, उन लोगों का नहीं है। तो तेजस्वी इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस अलायंस, ठीक है, और एक कोर वोट ब्लॉक है 32% का,
जो कि अगर 75% या 3/4 भी महागठबंधन को वोट करता है तो महागठबंधन स्टार्ट करता है 25% वोट शेयर से। बिल्कुल 24-25% वोट शेयर से स्टार्ट ही करता है। 80% वोट अगर पड़ जाता है तो 27% 26% से स्टार्ट करता है। वो भी एक बहुत बड़ा आपने एडवांटेज है। 3 बातें कही, जंगलराज, क्राइम एंड करप्शन। क्राइम एंड करप्शन को मुद्दा बनाने में तेजस्वी यादव चूक गए, लेकिन इस बार लेकिन कई लोग कहते हैं कि जो जंगल राज का ठप्पा है, जो तेजस्वी यादव के कारण नहीं है, वह बैगेज है तेजस्वी यादव पर। सही बात है। क्राइम और करप्शन की बातें जब तेजस्वी यादव करते हैं तो दूसरे लोग चढ़ जाते हैं कि इन्हें यह बोलने का हक ही नहीं मिला है और उनकी बातों पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। लोग क्या मानते हैं? अब एक और पेचीदगी है बिहार के चुनाव में कि 50% से ऊपर लगभग 60% आबादी 35 साल से कम है जी। लगभग 55% आबादी 55-60% 30 साल से कम होगी। लेकिन 0 से 18 साल के लोग वोट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आज भी युवाओं की आबादी कम है। 18 से 29 वर्ग की जो आबादी है एज इन वोटर्स में आबादी है वो 25% है और 30 से अबव 75%। बिल्कुल। तो 30 से अबव को तो वो जंगल राज याद है क्योंकि 30 साल का व्यक्ति 1995 में उसका बर्थ हुआ होगा, 2005 तक वो 10 साल का बंदा होगा तो उसको मेमोरी है। तो 30 साल से ऊपर के एज ग्रुप में आप जो कह रहे हैं नैरेटिव नहीं काम करता है। और ये नैरेटिव काम करता है 18 से 29 एज ग्रुप में जिसकी वोटिंग आबादी अनफॉर्चुनेटली कम है। बिल्कुल। स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इनकम्बेंसी भी यही एज ग्रुप दर्शाता है। सबसे ज्यादा मुखर ये लोग हैं 18 से 24 खास करके, तो सोशल मीडिया पे सब कुछ कंज्यूम करते हैं, है ना। तो ये एक इशू हो जाता है कि 30 से ऊपर वाले को तो याद है। और खास करके कोर वोट ब्लॉक है जो एनडीए का, उसमें आज भी फियर फैक्टर जो है भय है वो बहुत काम करता है। यानी फियर फैक्टर एज इन जो नैरेटिव है एनडीए का, ये आ गया, वो आ गया, रिटर्न ऑफ जंगल राज, वो काम करता है। और कोई भी कंसेप्चुअली पार्टी नंबर 2 है किसी भी राज्य में, वो जब तक चुनाव नहीं जीत सकती है जब तक वो पार्टी नंबर 1 का वोटर अपने में नहीं खींचती है। बिल्कुल। पार्टी नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबका आप इकट्ठा कर भी ले तो भी आप नहीं जीत सकते। इसका उदाहरण है यूपी का 2022 का चुनाव। बिल्कुल। बसपा का सपोर्ट बेस कम, कांग्रेस का कम, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर काफी बढ़ गया, लेकिन भाजपा का वोट शेयर वहीं का वहीं था, चुनाव नहीं जीता आपने। इसीलिए 100 सीट का फर्क पड़ गया। बिल्कुल। तो क्योंकि महागठबंधन को एनडीए कैंप के वोटर को अपने कैंप में लाना है, तो वहां पर ये एज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक काम करता है आज भी। जी। तो देखिए, यह तो काम करता है। आपने ठीक कहा कि जब तक यह जेडीयू और बीजेपी के वोटर को अपने साथ नहीं लाएंगे, लेकिन महागठबंधन की चाल में एक और बात खराब हुई। आपने ही नोटिस किया था जब बिहार आप घूम रहे थे कि जितनी बॉल पेंटिंग हुई थी उसमें तेजस्वी सरकार की बात कही जा रही थी, महागठबंधन सरकार की बात नहीं कही जा रही थी। और कितनी किचकिच हुई, कांग्रेस के साथ हुई, मुकेश सहनी के साथ हुई, और आईपी गुप्ता भी जुड़े बाद में। देखिए, माले तो बिल्कुल ईमानदारी की तरह उसने साथ निभाया। तो यह किचकिच भी महागठबंधन की संभावनाओं को कम किया। देखिए क्या होता है, किसी भी अलायंस में अरिथमेटिक तो है ही, केमिस्ट्री बहुत जरूरी होता है। तो जब मैं एंड अगस्त और सितंबर में 2 हफ्ता जब पूरा 2000 किलोमीटर बिहार के हर एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में घूमा, एक रात बिताया था मैं जब, तो 3 चीजें हैं सर। एक है सीएम चेहरा। बिल्कुल। सीएम चेहरा में उस वक्त दोनों जगह कंफ्यूजन था, या कह लीजिए कि एनडीए में कंफ्यूजन नहीं था, महागठबंधन में कंफ्यूजन था। बाद में महागठबंधन में कंफ्यूजन नहीं रहा, एनडीए में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया जब इनको अनाउंस कर दिया गया। सीट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में उस वक्त फंसा हुआ था। बिल्कुल। एनडीए ने पहले कर लिया, महागठबंधन में हमने देखा लास्ट तक इशू रहा और फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। लेकिन कैंपेन में कोहेरेंट था एनडीए उस वक्त भी, क्योंकि उस वक्त भी एक ही पोस्टर हर जगह था, स्टैंडर्ड आपने देखा हर जगह स्टैंडर्ड, एनडीए सरकार, रोजगार लगातार एनडीए सरकार, नीतीश लेफ्ट, मोदी राइट और व्हाटएवर, दोनों का चेहरा एनडीए सरकार। और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए, टॉप
टॉल टावर्स पे अगर आप किसी भी सिटी में घुसे, लेकिन किसी भी पोस्टर में महागठबंधन सरकार नहीं, तेजस्वी सरकार लिखा हुआ था। बिल्कुल। तो जब आरजेडी 150 सीटों पे कम पे लड़ रही है, जब आरजेडी डिपेंड करती है कांग्रेस, सीपीआईएमएल, वीआईपी, आईआईपी पे, जो ये एमवाई के बियॉन्ड एक्सपेंशन करना है, वो ये पार्टीज लाती है वो। बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए एक कोहेरेंट कैंपेन बहुत आवश्यक जरूरी है, जरूरी है। तो महागठबंधन सरकार अगर आप लिखें तो उससे आप ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही आप तेजस्वी सरकार लिखते हैं तो फिर आप अपने कोर वोट ब्लॉक को ही अपील करते हैं, जो उनका बाकियों को, जैसा मेरा अनुमान है। और पिछली बार 2020 में एक चुनाव हारने का फिर सिमिलर ही कारण है मुझे लगता है, क्योंकि उस वक्त स्लोगन था, आपको याद होगा, तेजस्वी तय है। बिल्कुल। तो जैसे ही फेज 1 ठीक है जी, महागठबंधन आगे, फेज 2 एनडीए मार्जिनली आगे, लेकिन उस लीड को नहीं मैच कर पाए। तो जैसे ही होने लगा कि तेजस्वी तय है, तो फिर कोर वोट ब्लॉक है एनडीए का, जो डिसग्रंटल्ड था, जो कोविड मिसमैनेजमेंट से, बेरोजगारी से जो थोड़ा शिफ्ट हो सकता था, या फेज 1 फेज 2 में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा था, वो फेज 3 में जाकर के एन ब्लॉक की ओर चला गया, एनडीए की ओर चला गया। और हमने देखा कि जो स्ट्रेंथ एरियाज थे महागठबंधन के, वहां पर महागठबंधन जो है वो हार गई। आपने यह भी महसूस किया कि जो सीट शेयरिंग हुई और सीटों का बंटवारा हुआ, उसमें भी राजद ने अपने सहयोगी दलों के साथ बहुत ईमानदार कोशिश नहीं की, और हारने वाली अधिक सीटें दे दी गई जो सहयोगी पार्टियां हैं कि भाई, और जहां आसानी से आरजेडी जीत सकती है वो सीटें अपने पास रख ली गई। देखिए, अब ये पूरा का पूरा चुनाव जो है, या फिर इस वक्त हम ऐसे समझते हैं बिहार प्रीमियर लीग है जी, बिहार प्रीमियर लीग है जी, बिल्कुल। एनडीए का कैप्टन अभी भी नीतीश कुमार है, हाँ, यानी जेडीयू है जी, वाइस कैप्टन भाजपा है, और बाकी फिर स्मॉलर प्लेयर्स हैं, लोजपा, आरएलएम और हम जी। महागठबंधन में कैप्टन लालू आरजेडी है, तेजस्वी यादव है, उप कप्तान कांग्रेस है, ठीक है, जो कि फॉर्म में नहीं है जी, आई मीन फॉर्म में हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली यहाँ नहीं रही है विधानसभा चुनाव। और फिर स्मॉलर प्लेयर्स है, लेफ्ट को स्मॉलर नहीं बोलना चाहिए, बट ठीक है जी, एक मीडियम लेफ्ट, एक मीडियम प्लेयर है, और बाकी स्मॉलर प्लेयर्स है, वीआईपी और आईआईपी पार्टी। अब राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत सारे सीट्स, जो हम आरएलएम और एलजेपी के लगभग 40 सीटें हैं, उसमें से 30 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है, जहां आसानी से जहां पर हम की 5 आउट ऑफ 6 में आरजेडी है जी, आरएलएम की 6 आउट ऑफ 6 में आरजेडी है, और एलजेपी की 19 आउट ऑफ 28 में आरजेडी है, ठीक है। तो स्मॉलर प्लेयर्स सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ खेलने वाले हैं इस बिहार प्रीमियर लीग में 40 सीटों पर। अब जो उप कप्तान है कांग्रेस महागठबंधन का, जो कि उप कप्तान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी एक डिबेट हो सकता है कि शायद उप कप्तान तो सीपीआईएमएल होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन अब तो मुकेश सहनी है, ठीक है, और लेकिन अब मुकेश सहनी है ना। लेकिन सीटों के मामले में अभी भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस है। तो कांग्रेस पार्टी के 60 सीटों में से 61 सीटें, हाँ, और 10 तो भाई अब तो फाइट हो गई, अब 9 फ्रेंडली फाइट हो गई, और उसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें से तो 50 सीटें वो जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। यानी जो कांग्रेस, जिसका फॉर्म क्वेश्चन मार्क है विधानसभा चुनाव में, जिसका सबसे खराब स्ट्राइक रेट था 2020 के चुनाव में, उसको दे दिया गया है लड़ने के लिए बीजेपी, जिसका सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट था सीपीआईएमएल के बाद, और जेडीयू के साथ। अब जेडीयू पिछली बार सभी कॉन्टेस्ट में सब पार्टी से हारी थी, बिल्कुल, राजद से हारी 71 सीटों पे, 48 पे राजद जीती, 68% स्ट्राइक रेट, सीपीआईएमएल से हारी, लेकिन जेडीयू वर्सेस कांग्रेस में जेडीयू जीती थी, बिल्कुल 61% स्ट्राइक रेट के साथ जी। यानी महागठबंधन का पूरा दारोमदार ये कांग्रेस के ऊपर है 50 सीटों पर, जिससे आरजेडी को कांग्रेस का प्रोस्पेक्ट्स पुल अप करना है। और क्योंकि एनडीए में भी जो वीकर प्लेयर्स हैं, आई मीन परसेप्शनली वीकर प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनका कॉन्टेस्ट मजबूत है, हो सकता है वो जीत जाए, अच्छा करें जी। महिला रोजगार योजना अगर तो हम चर्चा करते हैं अभी आगे, तो जेडीयू की भी 37% स्ट्राइक रेट ही था। तो इधर भी क्योंकि 40 सीटों पे स्ट्राइक रेट हो सकता है कम हो,
जेडीयू को भी अच्छा करना पड़ेगा इस चुनाव में, यानी उसको भी अपने स्ट्राइक रेट को सुधारना बढ़ाना होगा, पड़ेगा। बिल्कुल। जेडीयू अगर पुराना टाइप का स्ट्राइक रेट रहेगा हम उसका, जेडीयू पर आते हैं, एनडीए की ओर चलते हैं। इसके पहले तेजस्वी प्रण महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ उसमें प्रण तेजस्वी की बात है। क्या आपको लगा कि यह महागठबंधन का मैनिफेस्टो है या पूरे तौर पर यह आरजेडी का ही है? और जो तेजस्वी यादव ने बातें की कि हम 20 महीने में 20 दिनों में अधिनियम ले आएंगे और 20 महीने में प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे, और नौकरी कितने की 40,000 रुपयों की बात की जा रही है, क्या यह संभव लगता है? और यह मैनिफेस्टो आरजेडी का कहें कि संपूर्ण महागठबंधन का कहें? अब लार्जली आरजेडी का मैनिफेस्टो है, क्योंकि तेजस्वी प्रण लिखा, वही वाली बात है कि ये एनडीए महागठबंधन प्रण होना चाहिए। जी, महागठबंधन हाँ, प्रण, जैसे एनडीए का संकल्प। हाँ, जैसे एनडीए का संकल्प है, क्योंकि फिर वही बात हो जाती है कि जो स्मॉलर पार्टीज अलायंस में अपना अपना सपोर्ट बेस ला रहे हैं, उसके लिए ये एक्सक्लूजनरी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ तेजस्वी यादव का नाम लिखा हुआ है। अब जरूर उनके स्ट्रैटेजिस्ट का ये मानना है कि भाई भारत में चुनाव प्रेसिडेंशियल स्टाइल हो रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लीडर आरजेडी तेजस्वी की लीडरशिप में वोट पड़ेगा तेजस्वी के नाम पे। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया कि सिर्फ 15% लोग सीएम के चेहरे पे वोट करने वाले हैं। लोकसभा का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, लोकसभा हमने देखा है, जब लोकसभा चुनाव लोकलाइज हो सकता है 3 राज्यों में, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र, लोकसभा चुनाव में सिर्फ 10% लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वोट किया है, बाकी कंस्टिट्यूंसी, बाकी कैंडिडेट और सीट। जी, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं जब लोकसभा चुनाव लोकलाइज हो सकता है, तो ये तो हाइपर लोकल इलेक्शन है, इट इज नॉट अ प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन, करेक्ट। लेकिन एक स्ट्रैटेजी है कि भाई नीतीश वहां कमजोर है, तो नीतीश वर्सेस तेजस्वी को दिखाया जाए, और नीतीश को पास्ट दिखाया जाए और तेजस्वी को फ्यूचर दिखाया जाए, और उनके हेल्थ कंसर्न्स और ऑफ कोर्स जो भी फेलियर्स रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेके, करप्शन को लेके, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एक फेलियर है, लैक ऑफ क्रिएशन ऑफ जॉब्स एक फेलियर है, क्योंकि सब लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है शायद पार्टी की, लेकिन वही कहीं ना कहीं एनडीए की ओर यूनिटी नहीं दिखाता। एनडीए की ओर चलते हैं। इसके पहले भोजपुरी में रउआ बिहार के पब्लिक की समझा दी कि महागठबंधन बहुते बढ़िया करी तो कितना सीट आ सकेला, और महागठबंधन बहुत खराब करी तो कहाँ तक जाए, क्योंकि ये देखे के पड़ी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकलन है तो कैसे बन सकलन है, ना बन सकियन तो नंबर 1 पार्टी रहिए कि नंबर 2 हो जाइए या नंबर 3 हो जाइए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एक का अनुमान लगावत नहीं रहूगा। अब देखिए, चुनाव तो सीट बाय सीट बा, जी, चुनाव सीट बाय सीट बा। ओवरऑल लार्जर स्टेट वाइड नैरेटिव खाली महिला रोजगार योजना के बा, महिला रोजगार योजना जेकर इम्पैक्ट हर सीट पर बा, जेकर हाँ इम्पैक्ट कोर वोट ब्लॉक में भी बा, हाँ कोर वोट ब्लॉक ऑफ महागठबंधन में विनय यादव कहलस वहाँ बेलागंज में कि 20 लाठी मारब तब महिला ठीक हो जाई, वोट जरा कहब ओकरे देवे पड़ी। ये तो मतलब गलत बात है। जी, तो महिलाओं में एकर क्रेज बा। अब महिला वोटर तो जब हमनी और राउर घर में जब हमनी एक बात नहीं खन सुन, महिला वोटर तो अपने हिसाब से सब काम करी, कोई किसी को नहीं बताने वाला है, कोई किसी को नहीं बताने वाला, ना महिलाएं सुनने वाली है, मर्द के साथ जाइए वोट दे दी दूसरा के, अपने हिसाब से चलेंगी, जो कि अच्छी बात है, उनके एम्पावरमेंट को दर्शाता है। तो महिला वोटर ही डिसाइड करने वाला है कि ये चुनाव कहाँ जाएगा। अब ओकर इम्पैक्ट आगे हम लोग चर्चा डिटेल में भी कर सकते हैं, करल जाई। महागठबंधन अगर बहुत बढ़िया करी तो खाली क्लोजली जीती चुनाव, खाली क्लोजली जीती, यानी रवा समझ ली 125 के आसपास, 125 आ जाएगी यदि बढ़िया रही, मतलब जीती तब वो 125-30 से क्रॉस ना कर सके। हाँ, 125 से क्रॉस ना कर सकेला अगर जीतेगा तो, अगर जीतेगा। हाँ, और एनडीए जीती और अगर क्लोज कॉन्टेस्ट हुई, यानी हम एनडीए में नहीं जाता। अच्छा, महागठबंधन बढ़िया करलस तो 125 तक, 125-30 से ऊपर ना पहुंच सके, गड़बड़ाल तब। अब गड़बड़ाइल और ये अगर चुनाव चल गई महाराष्ट्र स्टाइल, जहां 22% मुस्लिम समाज भी दे देलस महायुति के वोट जी, ये लाडली बहन स्कीम के देख करके और ऐसा अगर माहौल हो गई तो रउआ समझ ली कि 100 से नीचे सिमट जाए, 100 से नीचे 80 के आसपास सिमट सकता है, 75-80 के आसपास भी। तो फिर तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी ना हुई,
तब डिफिकल्ट हो जाएगा, तब single डिफिकल्ट हो largest जाएगा। होना। हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के कॉन्सेप्ट जब अलायंस बा तो कोनो मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन विधानसभा में कहल जाला ना कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी बा, सिंगल लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रह के भी हाँ। लीडर ऑफ अपोजिशन बढ़ लीडर ऑफ अपोजिशन। हाँ। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के कॉन्सेप्ट तब बोला जब हम्म। सब लोग अकेले अकेले चुनाव लड़ता। जी बिल्कुल। काहे कि आरजेडी सबसे ज्यादा सीट पर लड़ता 143 और जेडीयू 101 और भाजपा 101। जी। तो ओकर प्रोबेबिलिटी सिंगल लार्जेस्ट होके का सही ज्यादा बा ना। चलिए तो normal average बिल्कुल, चलिए महागठबंधन की बात हो गई। अब चलिए एनडीए की ओर। नीतीश कुमार फिर चेहरा बारन, और नीतीश कुमार की उम्र तो हो ही गई, और नीतीश कुमार अभी वो लगा था कि ना हम छोड़ब ना, और जब तक हमार मन रही तब तक हम मुख्यमंत्री रह। तो 2025 में जो चुनाव हो रहा है, क्या नीतीश कुमार के नाम पर हो रहा है? नीतीश कुमार के प्रति जनता का भरोसा कायम है, और क्या बिहार इसके लिए तैयार है कि नीतीश कुमार को ही आगे रखना है? और क्या चुनाव जीतने के बाद बीजेपी खेला कर सकती है, या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे? अब चुनाव से पहले जी। बीजेपी ने जरूर इंटरनल सर्वे किया कि वो अकेले लड़ेगी तो क्या होगा, जी। सिर्फ एलजेपी हम और आरएलएम के साथ लड़ेगी तो क्या होगा, और सबके साथ लड़ेगी तो क्या होगा। तो जब अकेले लड़ेगी तो 85-90 सीटों पे अटकती थी अकेले लड़ेगी एज पर अगेन रिपोर्ट्स रूमर्स, ठीक है। हाँ, 85-90 पर अटकेगी बीजेपी अकेले बीजेपी। लड़ेगी। हाँ, बीजेपी ये स्मॉलर पार्टीज के साथ लड़ेगी तो भी 122 नहीं आ रही थी। अच्छा जी। आ रही थी उनके इंटरनल में एज पर माई सूत्र। जी बिल्कुल। और अगर सब साथ लड़ रही है तो तभी उसको मेजोरिटी आ रही है। तो नीतीश के बिना बिहार नहीं संभव। बिहार बीजेपी अकेले संभाल नहीं सकती, क्योंकि लीडर वही है जी। अब आप बिहार में हैं, हम लोग बिहार में हैं, अगर हम पूछ दें लोगों को कि भाई बीजेपी के 2020 के चुनाव में या 20 के बाद दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाम बताओ, बहुत लोग ना बता पाए। ना बता पाइए। हाँ। आज जो लीडर सुशील मोदी बता पाइए। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ तो एक वैक्यूम लीडरशिप बा, बिल्कुल वैक्यूम ऑफ लीडरशिप बा बीजेपी में। तो लीडर तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी अक्रॉस कास्ट ग्रुप्स है। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी मुस्लिम यादव समाज में भी बहुत अच्छी है। मुस्लिम यादव समाज में भी अच्छी है। अच्छा, अच्छी है। क्योंकि डायनास्टिक पॉलिटिक्स वो करते नहीं है, अपने लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। जैसा वीडियो संदेश जैसा अजीत द्विवेदी जी भी आपके यहाँ एक बार कहा है, बड़ा उपयुक्त कहा है उन्होंने, ठीक है। अपने लिए तो कुछ उन्होंने किया नहीं है। करप्शन कोई एलिगेशन नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि मोदी के टेफ्लॉन कोटिंग बा, नीतीश कुमार के पास टेफ्लॉन कोटिंग है। कुछ भी आरोप उसके ऊपर नहीं है, चिपकता नहीं है। अगर है भी तो उनके ऊपर चिपकेगा नहीं। करप्शन है तो उनके ऊपर नहीं चिपकेगा, बाएं दाएं वाले मंत्रियों के ऊपर जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। और उनकी इमेज बहुत एक विजनरी की है, जिसने बिहार में विकास लाया है, सुरक्षा प्रदान किया है, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव किया है, डेवलपमेंट हुआ है बिहार में। ठीक है, बहुत और होना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन जब लोग कंपेयर करते हैं तो बिहार 2005 का, बिहार आज का, और बिहार अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में कैसा कर रहा है। तो रोडें बनी हैं, सड़कें बनी हैं। हम लोग भी जब गांव में आते थे, नानी के गांव में समर वेकेशन में, जी बिल्कुल, तो अंधेरा के बाद नानी घर जाते। हाँ, तो लोग क्या कहते रहे कि भाई 5-6 बजे के बाद तुम घर आ जाइए। हाँ बिल्कुल 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 रहे ना, बिल्कुल बिजली रहे ना होगा। ठीक बात। तो विकास तो हुआ है, उसके ऊपर तो कोई आपको कोर वोटर भी जो है सिर्फ विकास के मुद्दे पर अगर वोट डाल रहा हो, मतलब आप ये मानते हैं एब्सेंट हो जाए तो हाँ, मतलब आप ये मानते हैं कि मुसलमान और यादव जो नीतीश कुमार को वोट नहीं देने वाले हैं, वो भी मानते हैं कि नीतीश कुमार ने काम किया है। जी, उनका गुडविल है, उनका गुडविल है सब समाजों। अब जहां पे जेडीयू लड़ रही है, वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ मुस्लिम वोटर वोटिंग फॉर जेडीयू इज हाई। अच्छा, लेकिन जैसे ही भाजपा लड़ेगी तो वो कम हो जाएगा। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरजेडी से ज्यादा, बट मैं कह रहा हूं भाजपा और जेडीयू के कंपैरिजन में जहां जेडीयू लड़ेगी वहां पर, जहां लड़ रही है, ठीक या फिर लड़ रही है, जहां पर उसको डिसेंट मुस्लिम वोट मिल सकता है। सीमांचल में भी जाके पूछो तो वही जो मुस्लिम समाज में नीतीश कुमार पॉपुलर है। नीतीश कुमार पॉपुलर हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि जब बीजेपी वाले अलग से सर्वे करा रहे थे कि माइनस नीतीश कुमार या माइनस जेडीयू, तो वह मान रहे थे 80-85। अब नीतीश कुमार साथ हैं, और आपने यह भी महसूस किया, जो आपके सूत्र हैं जिन्हें
तेजस्वी यादव क्या कह देते पता ही है। तो कि माइनस नीतीश कुमार अन्य सहयोगी दलों के साथ भी बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा था। तो नीतीश कुमार 2020 से कितना बेहतर कर पाते दिखाई पड़ रहे हैं। 43 से आगे जाएंगे, बीजेपी के आसपास रहेंगे, आरजेडी से कम अधिक होंगे, क्या उम्मीदें दिख रही हैं? अब देखिए 2020 का चुनाव एक और बड़ा यूनिक चुनाव इसलिए भी है जी कि उसका रिजल्ट जो है वो हम लोग एनालाइज जब करते हैं तो उसमें एलजेपी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। बिल्कुल। इवन आरएलएसपी का भी इम्पैक्ट जी। था। आरएलएसपी ने भी बहुत सारी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था। तो अगर हम लोग एडजस्ट कर दें वोट शेयर कि भाई 37% में 5-6% जोड़ दिया जाए जेडीयू एलजेपी का और 2% जोड़ दिया जाए आरएलएसपी का, तो ये 45 हो जाता है। बट उसमें से 2% आप वीआईपी का निकाल दें तो ये 43 हो जाता है। और वहीं महागठबंधन 37 में आप वीआईपी ऐड कर दें 2%, 39 हो जाता है। तो अगर ये चुनाव, अगर हम पिछले चुनाव में एलजेपी के सारा वोट ऐड कर दिया एनडीए में, वीआईपी के सारा वोट निकाल के दे दिया जाए महागठबंधन को, और राष्ट्रीय लोकमंच का सारा वोट ऐड कर दिया जाए एनडीए में, तो 165 होता था रिजल्ट एनडीए का। 165 अच्छा, हाइपोथेटिकल होता था। तो जो एक वन साइडेड चुनाव था या दिख रहा था, शायद वो उतना वन साइडेड नहीं था। वो वन साइडेड इसलिए हुआ क्योंकि एलजेपी लड़ी 134 सीटों पर और उसने 73 सीटों पर विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा वोट लिया। बिल्कुल। उसमें से 40 सीटों पर उसने एनडीए को नुकसान पहुंचाया, जिसमें से 33 सीटों पर जेडीयू को। तो अगर वो 33 ऐड कर दें तो भी आपका सीधा का सीधा 76 पे जेडीयू पहुंच जाए। 77 उस वक्त 76। हाँ जी, हाँ 76 जी ठीक है। और 32 सीटों पे उसने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। 3 चीजें करी थी एलजेपी ने। ऑपोजिशन वोट को स्प्लिट किया। चर्चा सिर्फ ये होती है कि जेडीयू को डैमेज किया, उसने महागठबंधन को भी डैमेज किया। 32 सीटों पे महागठबंधन को डैमेज किया। ठीक है, उनकी सरकार नहीं बनने दी। उसके बाद उसने जेडीयू को डैमेज किया, जिसमें जेडीयू की बार्गेनिंग पावर कम हो गई इस अलायंस में, एनडीए अलायंस में। मिनिस्टर्स ज्यादा देने पड़े बिल्कुल बीजेपी को। और इस प्रोसेस में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो क्लोज इलेक्शन अपीयर होता है, क्लोज इलेक्शन होता नहीं अगर शायद सारे पार्टनर्स या आज के डायनामिक्स इस तरह से रहते। ऑफ कोर्स हम ऐड कर रहे हैं, पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर नहीं होता। अब आज की डेट में क्या है कि अब लोग कहेंगे कि भाई ये सब लोग आ गए तो 165 होना चाहिए। जी बिल्कुल। और महिला रोजगार योजना भी है, उसका भी इम्पैक्ट है। ठीक है। अब इसमें एक बात है जो हमने कहा, ये जो बिहार प्रीमियर लीग वाला 40 सीटों पर तो टफ कॉन्टेस्ट है एनडीए के स्मॉलर प्लेयर्स का। जी, क्योंकि वो लगभग 30 सीटें तो आरजेडी के खिलाफ, आरजेडी के साथ लड़ रही है। जी 40 सीटें 240 में से 1/6 है, यानी 15-16% सीटें ऐसी टफ हो गई आपकी। बिल्कुल टफ है जी। और वीआईपी मूव कर गई है आपको महागठबंधन से वहां पर। तो हम लोग जो बात करते रहे कि भाई एनडीए के वोटर जाए के पड़ी महागठबंधन में अगर महागठबंधन के जीते के बाद। बिल्कुल। तो ये जो मल्लाह वोटर है वो ट्रेडिशनली एनडीए के वोटर 2-2.5% जो भी, हम 9% तो ना मानी, 2-2.5% मल्लाह के नेता माना था कि मुकेश सहनी हो गए मल्लाह के, लेकिन 2.6% ना 9-11% ना, लेकिन मुकेश सहनी नेता है। ठीक है। तो अब ये वोटर शिफ्ट हो रहा है एनडीए से महागठबंधन जी। तो अब एक इम्पैक्ट डबल हुई ना, लेकिन बिल्कुल एनडीए के वोट कम और ओकर वोट बढ़ जाता, ओकर एज इन महागठबंधन के वोट बढ़ जाए। और सीट बाय सीट खेल हो गई। हमारे ट्रैकर में था कि 53% लोग अपने एमएलए को दोबारा चुनना नहीं चाहते। बिल्कुल। आरजेडी ने 46% एमएलए चेंज कर दिए और जेडीयू ने नहीं किया। जेडीयू ने फिर भी 26% कर दिए। 26%। हाँ, कांग्रेस ने 26 कर दिए, बीजेपी ने सिर्फ 20% किए। तो अब भी ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको आ ही रहा होगा कि बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ कहीं किसी पॉकेट्स में। अभी हमने बातचीत की लालगंज के बारे में कि भाई देखिए बीजेपी से गुस्सा नहीं है लोग, उम्मीदवार से गुस्सा है। अजीत द्विवेदी जी गए थे, कल गए थे तरैया और परसा, वहाँ जेडीयू के और बीजेपी के जो विधायक हैं उनके खिलाफ गुस्सा था।
तो चुनाव तो कंसिस्टेंसी में पहुंच ही चुका है तो जी। अब का होला कि जब लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन खत्म हो जाला ना जी। ओकरा बाद चुनाव स्लिप हो जाला, हम्म स्टेट लीडर्स और नेशनल लीडर्स के हाथ से चल जाला कैंडिडेट के हाथ। बिल्कुल। अब जौन कैंडिडेट करी हुए होई, कैंडिडेट बढ़िया हुई तो चुनाव निकाल ली, वो अगर मैनेज कर ली सबोटाज डिसकंटेंट तो निकाल ली, वो अगर रिसोर्सफुल बात तो निकाल ली, ना होई तो मोदी आजास, तेजस्वी आजास, राहुल आजास, कुछ ना होगा कि कैंडिडेट के खेल हो गई। अब हो गई कैंडिडेट के खेल। कैंडिडेट मीडिया खातिर ठीक बाकी मीडिया आके राहुल जी क्या बोल रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, वो चल रहा है, बट उसका कोई तो 43 से तो आगे जहियन ना नीतीश कुमार 43 से। ऑफ कोर्स। तो अब बात हो गई कि भाई जब हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे अब विधायक पर चला गया और उम्मीदवार चला गया चुनाव। तो अब जब जेडीयू की बात कर रहे हैं तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बीजेपी का सारे में से ठीक नहीं है। बीजेपी का ठीक नहीं है। उनके एमएलएस के खिलाफ जहां नाराजगी है, वो अब एक वोटर नीतीश को पसंद करता है, मोदी को पसंद करता है, लेकिन जो एमएलए है मान लेते हैं उसके घर काम कराने गया था, उसका काम हुआ नहीं, उसी को आपने रिपीट कर दिया, क्या करे वो? बिल्कुल बिल्कुल डबल माइंड में आ जाएगा, या तो वो देगा, या तो वो घर बैठेगा, या तो वो दूसरे को देगा। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो बीजेपी का हुआ है उसकी वजह से थोड़े थोड़े रीजन्स में डिस्टर्बेंसेस हो गए। अब जेडीयू के लिए ट्रम्प कार्ड है महिला रोजगार योजना। अब 1.5 करोड़ लोगों को मुझे लगता है ये ट्रांसफर हो गया है, जी, बिल्कुल हो ही रहा है, कल ही प्रक्रिया चल ही रही है। अब 1.5 करोड़ महिला वोटर को अगर ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब है जब महिला वोटर आई थिंक 3.6 करोड़ है, इसका मतलब है लगभग 40% महिलाओं को ट्रांसफर हो गया है जी। 10,000 रुपए बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा अमाउंट है जी, बिल्कुल। जहां पर कैपिटा इनकम सिर्फ 5,500 रुपए है, ये डबल है ना। तीसरा 1.5 करोड़ महिलाओं का मतलब होता है एक परिवार में लोग 5 होते हैं और वोटर 3 ऑन एन एवरेज, यानी 4.5 करोड़ वोटर हो गए। 4.5 करोड़ वोटर अगर 7.42 का देखें तो लगभग 60% वोटर हो गई है। तो इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है। बिल्कुल 60% हाउस होल्ड्स, डबल ऑफ पर कैपिटा इनकम और 40% ऑफ महिलाओं। लेकिन ये पैसे तो मुसलमानों की महिलाओं में भी गया और यादव महिलाओं में भी गया, उनका वोट। तो जब हमने पूछा इसके ऊपर एक पूरा डिटेल स्टडी किया जी, 85% लोगों ने कहा हमने स्कीम के बारे में सुना है, 94% लोगों ने कहा हमने फॉर्म भरा है, 61% लोगों के अकाउंट में पैसे आ गए और 45% लोग कह रहे हैं हम एनडीए को वोट करेंगे, 40% लोग कह रहे हैं हम महागठबंधन को वोट करेंगे। यानी महिलाओं में 5% की लीड इस स्कीम की वजह से है। बिल्कुल 5% लीड महिलाओं में, जहां टर्नआउट भी 4-5% ज्यादा होता है, इसका मतलब है कि 2.5 से 3% की लीड तो सिर्फ महिलाओं की वजह से एनडीए को इस स्कीम की वजह से मिल सकता है जी। दूसरी बात कि कोर वोट ब्लॉक में सपोर्ट तो है ही, लेकिन यादव और मुस्लिम महिलाएं भी इस स्कीम को पसंद कर रही हैं और कुछ सेक्शन, मेजॉरिटी नहीं, 4, 5, 10, 15, 20% महिलाएं इन दोनों समाजों की भी जेडीयू को, खासकर जहां जेडीयू सिंबल है वहां वोट मुसलमान और यादव साइलेंटली, बट वो साइलेंटली होगा, वो किसी भी सर्वे में कैप्चर नहीं होगा। हम लोग घूमते फिरते बोलेंगे, पूछेंगे, उसका जवाब आएगा ना, लेकिन वो साइलेंट मूवमेंट होगा, हो सकता है जेडीयू के फेवर में खास करके। और एक बात इसमें यह है कि प्रोबेबिलिटी मुस्लिम महिलाओं का ज्यादा है वोट शिफ्ट का कंपेयर टू यादव महिलाएं, ये भी एक चीज देखने को मिल रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब एलजेपी इम्पैक्ट नहीं है, इनफैक्ट आज एलजेपी तो जेडीयू पे डिपेंडेंट है, वो 29 सीटों में अच्छा करने के लिए, अगर जेडीयू का वोट ट्रांसफर ना हो सिर्फ बीजेपी के भरोसे तो एक सीट नहीं निकलेगी। करेक्ट? अगर बिल्कुल होगा ही ना भाई, 12-15% जेडीयू का वोट शेयर है, तभी आप देख रहे हैं कि वो बात भी चल रही है कि देखिए एलजेपीआर के कैंडिडेट के खिलाफ जेडीयू के जो वोटर हैं वह 2020 का बदला ले सकते हैं, यह बात भी चल रही है ग्राउंड जीरो पर। मुझे लगता है ठीक है, मतलब वो अपने को रिजल्ट में देखने को मिलेगा, बट एक भाई जेडीयू और एलजेपी का तो पुराना हिस्टोरिकल महादलित और दलित वाला इशू है ना, क्योंकि एलजेपी को लगता है कि भाई कि नीतीश कुमार ने ही, जो एलजेपी जिसने 2005 के चुनाव में आज जैसे जनसुराज एंट्री करी है, 2005 मार्च में एंट्री करी थी, 29 सीट लाई थी और हंग असेंबली 12% वोट शेयर के साथ। बिल्कुल। लेकिन वही नीतीश ने आते ही महादलित और दलित कैटेगरी पिछड़ा कर दिया
उसके बाद से एलजेपी का वोट शेयर 6% हो गया और सीटें हो गई 2-3, 2-3, 4-5 जो भी है ना। तो इन सारी चीजों की वजह से और लीडरशिप, एक लास्ट इलेक्शन का भी सिंपैथी है जो कि नहीं, बिल्कुल, जिसकी चर्चा नहीं हो रही कि भाई बिहार की दशा और दिशा किसने पॉजिटिव वे में बदलने वाले नीतीश कुमार अगर अपना लास्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो परसेप्शनली पॉसिबल है कि लास्ट है, तो उनको एक अच्छा सेंड ऑफ, वेलकम फेयरवेल दिया तो जेडीयू की सीटें कहां तक जा सकती है? 43 से आगे बढ़ेगी, ये बीजेपी के आसपास होगी या बीजेपी से भी आगे चली जा सकती है? स्ट्राइक रेट किसका आप बेहतर मान रहे हैं? देखिए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तो जेडीयू का बेटर है जी, लेकिन रेबल मैनेजमेंट बीजेपी का बेटर है, क्योंकि मुझे लगता है शायद 10 सीटों पे जेडीयू के रेबल्स हैं लेकिन भाजपा के 2 ही पे हैं। थोड़ा इस अलायंस में भी वो ट्रांसफर इश्यूज है। अगर आपको 2020 की बात बताऊं तो 2020 में जहां पर जेडीयू कैंडिडेट था वहां पर बीजेपी के सिर्फ 55% वोटर ने जेडीयू को वोट किया जी। जहां पर जेडीयू कैंडिडेट था, सॉरी बीजेपी कैंडिडेट था, वहां पर जेडीयू के 70% लोगों ने बीजेपी को वोट किया था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 15% लोग चले गए एलजेपी में, इसी वजह से जेडीयू की टैली गिर गई। अब एक इंटरनल कंपटीशन तो है, जो आपने एक लार्जर क्वेश्चन की भाई सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे, बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल तो नहीं करेगी करते हुए अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो खुद का सीएम रखती है, क्योंकि उनके लोगों की अपेक्षा है ये। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डायनामिक हो गई। जब हमने भाजपा सपोर्टर से पूछा कि क्या आप नीतीश को सीएम देखना चाहते हैं, 1/3 नहीं। अच्छा, 1/3 नहीं, अच्छा, हाँ। 25% हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 25% हाँ, क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। अच्छा, यानी 50% लोग कह रहे हैं हाँ और 1/3 कह रहे हैं नहीं। इसीलिए अमित शाह जी या प्रधानमंत्री मोदी टैक्टिकली क्लियरली नहीं बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, गोल गोल जलेबी छान रहे हैं, क्योंकि उनको वो 1/3 वोटर दिख रहा है जो नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर आगे नहीं देखना चाहता। उसकी बात भी लॉजिकल है अगर आप एक तरह से देखें। भाई एमएलए आपके डबल हैं, मंत्री पोजीशन डबल है, तो आपने सीटें क्यों बराबर बराबर करी और आप चीफ मिनिस्टर उनको क्यों दे रहे हैं? और उसमें बड़ा तबका कौन सा है? अपर कास्ट का। और एक ये भी डर है कि अपर कास्ट को टारगेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जिनके बारे में हम आगे बात करते हैं, जनसुराज पार्टी, उन्होंने 92 अपर कास्ट और बनिया समाज के कैंडिडेट उतार दिए। 92 यानी लगभग 40। अभी प्रशांत किशोर पर आते हैं, लेकिन लोग वही मैं कह रहा हूँ, तो जो आउटलेट है 1/3 का, उसको रोकने के लिए, उसको रोक कहीं वहां ना चला जाए, आप नीतीश के लिए क्लियरली बात नहीं कह रहे। लेकिन नीतीश कुमार के सपोर्टर्स में यही बात है कि भाई इनके नेतृत्व में चल रहा है तो यही बनेंगे। जेडीयू तो यही कन्वे कर रहा है अपने वोटर को। तो आई थिंक लार्जली ये न्यूट्रलाइज जबरदस्ती हटाने की कोशिश की, तो क्या आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई अटेम्प्ट रहेगा। अटेम्प्ट रहेगा क्योंकि ग्रेसफुली देखिए क्या है, नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे नहीं है ना। नीतीश कुमार 20 साल से सीएम है, तो आप 20 साल से सीएम से को अगर आप किसी भी मान लेते हैं चुनाव के बाद हटाने की कोशिश करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, तो ये बीजेपी पे भी पुअरली रिफ्लेक्ट होता है ना। इधर के दिनों में तेजस्वी ने नीतीश पर हमला कम कर दिया है और आरजेडी वाले ये अब देखिए पुलाव बना रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे और यदि नीतीश कुमार को छेड़ने की कोशिश की जाएगी तो फिर चाचा भतीजा एक हो जाएंगे। क्या ग्राउंड जीरो पर यह बात भी कहीं सुनी आपने? नहीं, ग्राउंड जीरो पे तो बात नहीं सुनी, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर बीजेपी बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है नीतीश कुमार की पार्टी पर या नीतीश कुमार पर, और वो चाहते हैं कि सीएम रहे अगर, और स्वेच्छा से अपना पद नहीं छोड़ रहे, तो उनके पास एक ऑप्शन है। पहले भी उन्होंने किया हुआ है, और उनके पास बहुत ही सिंपल रीजन है, और आरजेडी के पास प्रेस रिलीज तैयार है कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए। फिर से हम एक हो गए अपने सोशलिस्ट दोस्त, पुराने हमारे सोशलिस्ट कैडर के साथ कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए, बिहार के प्रगति के लिए। तो जेडीयू की सीटें और बीजेपी की सीटें बराबर बराबर दिखते हैं जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, या थोड़ा फासला रहेगा? अब जेडीयू की 61 सीटें हैं आरजेडी के खिलाफ और बीजेपी की 51 ही है।
अच्छा। बीजेपी की 30 सीटें लगभग हैं कांग्रेस के खिलाफ, और जेडीयू की मुझे लगता है या उनकी 35 है या 30 है और इनकी 25 ऐसी है। तो कमजोर कड़ी वाला भी इनके पास कम कॉन्टेस्ट है और बीजेपी के पास ज्यादा कॉन्टेस्ट है, और सबसे स्ट्रांग प्लेयर से बीजेपी कम लड़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर वोट ट्रांसफर जिस तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे हो जाता है तो जेडीयू इमर्जिंग एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कैन हैपन। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए बिहार में अगर वोट ट्रांसफर हो जा रहा है। हाँ। महिला यादव का भी सपोर्ट मिल जा रहा है मुस्लिम समाज से, और मुस्लिम समाज की महिलाएं बीजेपी जहां लड़ रही है वहां उतना सपोर्ट नहीं करती हैं, और अलायंस में जो ये टेंशन है, ये टेंशन अब इसीलिए ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। बीजेपी जेडीयू को नहीं खींच रहा है या जेडीयू बीजेपी को नहीं खींच रहा है पिछली बार की तरह, क्योंकि इधर वीक लिंक में 40 सीटें हैं। दोनों अगर एक दूसरे को ज्यादा खींचेंगे तो 125 से कम का आंकड़ा हो जाएगा। 125। तो जो ये एक इंटरनल सबोटाज और कंपटीशन में एक दूसरे को, जो पिछली बार क्लियरली एविडेंट था, वो इस बार इस कारण से कम हो रहा है। बिल्कुल। तो अमित शाह ने एक टारगेट तय करके रखा है 160 सीटों का, क्या वहां तक एनडीए पहुंच सकता है? देखिए, अब अगेन जेडीयू इंटरनल तो एक समय पे 163 था। 163 था, अच्छा, ठीक है। बट ये लगभग एक महीने पहले की बात है जी। और हाउएवर एनडीए का वोट शेयर पीक कर गया आपको जब जिस दिन डेट अनाउंस हुआ इलेक्शन का, 6 तारीख, जब हमने 8 तारीख को जब एक सर्वे किया, उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन हुआ है वोट शेयर में, क्योंकि सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट हो गया है और बीजेपी के कैंडिडेट्स के खिलाफ कुछ पॉकेट्स में लोकल इनकम्बेंसी हाई है, और कुछ कास्ट डायनामिक्स भी। बिल्कुल, जिस तरीके से भूमिहारों को टिकट दिया आरजेडी ने, भूमिहारों को टिकट दे दिया आरजेडी ने। हालांकि अब वो इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है वो कहना मुश्किल है। तो थोड़ी पोजिशनिंग उन्होंने भी, महागठबंधन ने भी ईबीसी को थोड़ा ज्यादा दिया, यादव थोड़ा कम कर दिया परसेप्शनली, और तो थोड़ा कास्ट वाइज डायनामिक्स और सीट वाइज डायनामिक्स की वजह से थोड़ा सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट हो गया, उसकी वजह से मार्जिनली जो है वो डिक्लाइन हुआ है। अब यहाँ से कैंडिडेट का जो कैंपेन है, मोमेंटम और कैंपेन तो हम लोग देख ही रहे हैं। बिल्कुल, डोर टू डोर तो खत्म हो गया जी, बिल्कुल खत्म हो गया। खाली सोशल मीडिया कैंडिडेट के बाद यो नहीं के पता गाँव में। हाँ, कोई नहीं के पता, कुछ नहीं के पता। तो मतलब 135 से और 160 के बीच में, 125 से 160 के बीच, मतलब अगर ये नहीं होता है वो ट्रांसफर, अगर नीचे कंपटीशन रहता है, डिस्ट्रस्ट रहता है, मुस्लिम यादव समाज के महिलाओं का वोट नहीं उस तरह से पड़ता है, और आरजेडी और कांग्रेस में जो एक कोल्ड वॉर है, वो मान लेते हैं अगले कुछ दिनों में उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है कि भाई चुनाव के बाद देखी जाएगी। इन सब बातों पे लार्जली निर्भर करता है, और एक जनसुराज के रोल पे भी। चलिए, अब जनसुराज पर आते हैं। जो बिहार की बात कर रहे थे प्रशांत किशोर, और बिहार की अस्मिता की बात कर रहे थे, बिहार के मुद्दों की बात कर रहे थे प्रशांत किशोर, जहां से शुरू हुए और आज जहां हैं, कहां आप पा रहे हैं प्रशांत किशोर? कहां थे, कहां पहुंच गए? क्या संभावनाएं हैं 2025 में, और भविष्य में उनके लिए कुछ बचता है कि नहीं बचता है? देखिए, बातें जो वो कर रहे हैं लॉजिकल है जी, बिल्कुल। बातें जो वो कर रहे हैं वो अपील करते हैं यूथ को, एजुकेटेड लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, उनकी बातें अपील करती हैं। बातें तो वो सही कह रहे हैं। अब है कि एक पार्टी नई पार्टी है, अब 3 साल में स्ट्रक्चर खड़ा करना किसी पार्टी का इतना आसान, और ऑफिशियल 2024 ही है, और ऑफिशियल 2024 ही है। जहां पर भी वो पहले एज अ स्ट्रेटेजिस्ट काम करते थे, और हम लोग भी जब काम करते, देखिए मीडिया मैनेजमेंट, इवेंट्स, रैलीज, परसेप्शन मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो हैं वो 2-3% ऐड करती हैं सिर्फ। बिल्कुल, क्योंकि उन पार्टीज का एक कोर वोट ब्लॉक है। उस कोर वोट ब्लॉक पे प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं तो 2-4-5% ऐड कर दिया, पार्टी जीत गई। बिल्कुल, हम लोग काम कर रहे हैं 2-4% ऐड किए, वो पार्टी जीत गई। नहीं कर पाए तो पार्टी हार गई। बट यहाँ पे बेस नहीं है, तो सिर्फ एक मीडिया परसेप्शन या इवेंट्स, रैलीज में भीड़, या एक नैरेटिव से आप ये बेस नहीं खड़ा कर सकते। तो ये एक चैलेंज है कि एक बेस इस चुनाव में खड़ा होगा, जो भी है, ठीक है, उसके ऊपर वो चेरी ऑन द केक, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, स्ट्रैटेजी है, वो रहेगी। तो वो मिसिंग है। दूसरा है कि
कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रैटेजी भी शिफ्ट होती रही। मुझे लगता है पहले उन्हें लगा कि शायद मुस्लिम समाज का सपोर्ट उन्हें मिलेगा, तो फोकस मुस्लिम समाज पे रहा। लेकिन जब उनको रियलाइज हुआ कि मुस्लिम समाज लार्जली कंसोलिडेटेड रहेगा आरजेडी के फेवर में, या वो उसको और भी पोलराइजेशन बढ़ गया और वो उसको वोट करेगा जो पार्टी डिफीट करेगी बीजेपी को, तो वो उस पायदान में भी मीम से भी नीचे है। बिल्कुल जनसुराज पार्टी सीमांचल में भी अगर आप देखेंगे तो वो एक इशू हुआ। फिर शिफ्ट हुआ कि भाई ठीक है, क्योंकि देखिए एक कोर वोट ब्लॉक तो चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल उसी पे ऐड होगा। तो वो ड्रॉप करके फिर आप देखेंगे कि करप्शन का मुद्दा उठाया, और करप्शन के मुद्दे पे मिडिल क्लास वोटर्स को टैप करने की कोशिश, यानी जो भाजपा का कोर वोट ब्लॉक है, और अपर कास्ट सेगमेंट, क्योंकि अब कुछ अपर कास्ट को जरूर लगता है कि भाई हमारा सीएम हो सकता है 35 साल बाद, आज नहीं तो अगले इलेक्शन में हो सकता है। और बेरोजगारी का मुद्दा जो उन्होंने बेरोजगारी उठाया, उसकी वजह से भी यूथ का अट्रैक्शन। यूथ तो आज के डेट में इज कंज्यूमिंग एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल। और सोशल मीडिया कैंपेन तो सबसे अच्छा उनका ही है, तो उनका भी एक आकर्षण है। तो एक आकर्षण है लोगों में। लेकिन अब बिहार में एक थोड़ा दम भी चलता है, बिल्कुल है ना। हाँ। तो एक नैरेटिव उनके नहीं लड़ने से हो गया कि भाई डेरा गिलन नहीं खन लड़ा, ठीक है। और लड़ने से क्या है कि थोड़ी सिंसियरिटी भी झलकती है कि भाई ये लॉन्ग टर्म प्लेयर है, ऐसा तो नहीं खाली यही चुनाव में रहेंगे, आगे रहेंगे नहीं रहेंगे। तो क्वेश्चन होगा कि नैरेटिव का ही खेल है ना। जब नहीं लड़ रहे हैं तो विपक्ष नैरेटिव चला रहा है कि भाई ऐसी बात है वैसी बात है, खाली इस चुनाव के लिए थे चले जाएंगे, बी टीम है, ए टीम है, पी टीम है, सारी बातें चलती हैं। एक अंडर करंट है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। अच्छा, खास करके युवाओं में और माइग्रेंट पॉपुलेशन में जो देख तो रहा है इस विकल्प को। बिल्कुल। अब किस तादाद में बाहर आकर के वोट करता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि अंडर करंट और वेव ये मेजर नहीं हो पाता। ये चुनाव के बाद ही पता चलता है कि वेव चुनाव था, समझे। अंडर करंट वो तो मेजर नहीं कर खाता खोल पाएंगे उम्मीदवारों। कुछ कैंडिडेट्स मुझे लग रहा है कि लगभग 15 से 20 सीटों पर उनके कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपनी जाति या अपनी पर्सनालिटी या अपने इमेज प्लस जो एक प्रशांत किशोर का एक बेस है, बिल्कुल 15 से 20 कैंडिडेट हैं जो मुझे लग रहा है 10% से ऊपर वोट शेयर पर हैं। 10% से ऊपर वोट शेयर पर हैं, लगभग 15 हैं, ठीक है। अब किसी न किसी का गेम तो बिगाड़ेंगे, यह बात पक्की है। हाँ, अगर क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाता है तो, और ये वन साइडेड महिला वाला अगर फैक्टर नहीं काम करता है तो क्लोज होगा। हमने बात करी 125 to 160। अब 83 सीट्स पर पिछली बार विक्ट्री मार्जिन 5% से कम है। वहां प्रशांत किशोर बहुत, अगर वहां 5% भी आ गया इनको तो किसी न किसी को तो नुकसान होगा। और पिछली बार 37 पे बीजेपी जीती थी यानी एनडीए, और 38 पे महागठबंधन, और 8 पे अदर्स, यानी दोनों बराबर भी जीते थे। बिल्कुल। तो डैमेज होगा। जैसे पिछली बार एलजेपी ने क्या किया, 40 पे एनडीए को और 32 पे महागठबंधन को, तो नेट इंपैक्ट तो उसका 8 सीटों का ही था ना महागठबंधन के फेवर में। बिल्कुल। तो दोनों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। अब किसको नुकसान पहुंचाएंगे के लिए समझना पड़ेगा कि इनका वोट बेस कौन है आज। जी। तो अगर एज वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा 18 से 24 है। 18 से 24 एज ग्रुप में अगर इनको सपोर्ट मिलता है, जो कि आज की डेट में 12 से 15% होगा, तो वो नुकसान महागठबंधन का है, क्योंकि वो सीधा का सीधा यूथ वोटर जो तेजस्वी यादव को अट्रैक्ट कर रहा था या कर सकता था या उनको वोट कर सकता था, वो छिटक के जा रहा है जनसुराज में। जी। दूसरा, जातियों में आएंगे तो अपर कास्ट सबसे ज्यादा सपोर्ट है उनको, यानी अपर कास्ट में। बिल्कुल। अपर कास्ट का अगर वोट उनको आएगा तो लार्जली एनडीए को नुकसान है। और अगर सोशो इकोनॉमिक क्लास में जाएंगे तो गरीबों में भी, गरीबों में हेल्थ एजुकेशन को लेकर के, और मिडिल क्लास में ये करप्शन एलिगेशन को लेकर के। हालांकि आर्गुमेंट हो सकता है कि मिडिल क्लास की आबादी ही कम है बिहार में, और जो रिच क्लास है उसमें है कि भाई बदलाव चाहिए, एक अच्छा व्यक्ति आया है, बातें कर, एक विजन प्रेजेंट कर रहा है, इसको हम सपोर्ट करें। और जातियों में ऑफ कोर्स अपर कास्ट, मुस्लिम्स, दलित्स इसमें इस रेंज में है। तो इस टाइप से दोनों को नुकसान हो रहा है। अब आ जाए कि उन्होंने टिकट किसको दी है। बिल्कुल। क्योंकि अंत में
जाति तो एक रोल प्ले करता है। जी। बिहार में 57% लोग अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी स्टडी के हिसाब से अपनी जाति के लीडर को प्रेफर करते हैं। भारत में 55% नेशनल एवरेज है। तेलंगाना में 61% है। तो साउथ में भी जाति है जो वो बात करते हैं, लेकिन जाति तो है, बिल्कुल जाति है। यही जो क्या तो बोलते हैं ना, वोट और बेटी अपन जातीय के दिल जाला। कौन है वो भाई की ये जाति है जो कहीं नहीं हाँ, जाती, हाँ, ऐसा कुछ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्योंकि उन्होंने भी जब लिस्ट निकाला तो बताना पड़ा ना कि इतनी ये जाति है, इतने बिल्कुल। ये इतने। अब उन्होंने 87 अपर कास्ट कैंडिडेट खड़े कर दिए और 5 बनिया समाज, तो 92 सीधा एनडीए कोर वोट ब्लॉक। उन्होंने 52 मुस्लिम यादव समाज के कैंडिडेट खड़े कर दिए। तो वहां नुकसान वहां गठबंधन, यहाँ नुकसान एनडीए। तो ये उन्होंने एक ताना बाना बुना है। अब ये 10 से 15% या 15 से 20% जिन सीट्स पे आता है और किन सीट्स पे वो किस पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो भी डिसाइड करेगा कि कौन सी पार्टी लोअर एंड पे रह रही है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, या हायर एंड पे जा रही है। मुझे लगता है एक चीज कि उनको भी अपना मैनिफेस्टो निकालना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। ठीक है, 5 प्रण क्या बोलते हैं, 5 प्रण क्या बोलते हैं उसको? ये 5 काम तो हो ही जाएंगे। ठीक है, 5 काम हो जाएंगे, लेकिन जब आप एक विजन प्रेजेंट कर रहे हैं और रोड मैप की बात भी कर रहे थे वो लगातार, बिल्कुल तो कर देना चाहिए था एक डॉक्यूमेंट। बिल्कुल कर देना चाहिए भाई, आपके पास एक प्रोफेशनल टीम लगी है, एजुकेटेड पॉलिसी मेकर्स, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस आपके साथ जुड़े हैं, थिंक टैंक जुड़ा हुआ है। तो जब 2 गठबंधन अपना एक विजन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको भी एक विजन प्रेजेंट कर देना चाहिए। और अब तो सीबीआई की जगह पीबीआई भी, देखिए बिहार में कहा जा रहा था कि सीबीआई की बात मत कीजिए, अब प्रशांत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कीजिए। अच्छा, वो 22% मत जो दोनों गठबंधनों को प्राप्त नहीं होते हैं, उनमें क्या कुछ प्रशांत किशोर हासिल कर पाएंगे? ऑफ कोर्स। तो प्रशांत किशोर वो वोटर जॉन स्मॉलर पार्टी और इंडिपेंडेंट के वोट देते रहे या नोटा के देते रहे ओकर सीएम कैंडिडेट हो, उनका सीएम कैंडिडेट बना, काहे कि वो एंटी एनडीए वोटर भी बा और एंटी महागठबंधन वोटर भी बा। तो जो एक थर्ड फ्रंट एक डिसऑर्गेनाइज था, स्कैटर्ड था, जो दोनों ही गठबंधनों को प्रेफर नहीं करता था, या तो आइडियोलॉजी या तो कैंडिडेट की वजह से, अब उसको एक इंस्टीट्यूशनल फोर्स दिख गया है ना, एक फोर्स दिख गया है, एक चेहरा दिख गया है, जो पहले चेहरा भी नहीं था। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो अदर्स के पहुंचेंगे, सबसे ज्यादा नुकसान अदर्स को, लार्जली अदर्स से वोट जाएगा उनके पास। हमरा ये बताएं इन कैंडिडेट से जी, हमरा ये बताएं कि 2025 के चुनाव के परिणाम के बाद, क्या कि देखिए सत्ता में तो नहीं अवतरण प्रशांत किशोर, 2025 के बाद उनका का संभावना बा बिहार में रहियन, तो कुछ आगे के रास्ता बनता कि बस ऐसे ही? अब बिहार में 3 पॉलिटिकल पार्टी तो हमेशा बा, पिछला लगभग 35 साल से। लेकिन रिटायरमेंट हुई नीतीश कुमार के, अब जब भी रिटायरमेंट हुई तो जेडीयू के फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क हुई जी। भारत में कोई भी, लालू यादव की उम्र भी, हाँ, बट वहां पर एक उत्तराधिकारी हो गया है, मुझे लगता है वो सेटल हो गया है लार्जली। ठीक है, लेकिन लगातार हारे के बाद भाई, हारे के बाद सवाल उठी, लेकिन वो मैनेज हो जाए जी, क्योंकि परिवार में बाना जी, वापस आ जाइए, गली मिल लिहल जाए, भाई बा हमार, कोनो बात नहीं है, सब हो जाए। तो समाजवादी पार्टी में रोज आज तक झगड़े चलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना भाई जी, है ना। तो कहाँ थे? हाँ, मतलब वो हो जाए, मतलब संभावना कब है प्रशांत किशोर के 2025 वाला? हाँ, तो जेडीयू के फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क हो जाए। रीजनल पार्टी भारत में बिना फैमिली कंट्रोल के नहीं चलता है, बिल्कुल। कोई भी रीजनल पार्टी भारत में वैसा है ही नहीं जिसका फैमिली कंट्रोल नहीं है। खाली जेडीयू है, बीजेडी है नवीन पटनायक की, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, खत्म हो गई। और एक एआईएडीएमके है आज भी, जो कि ईपीएस चला रहे हैं, जयललिता के बाद कब तक चलेगी देखते हैं। तो तीसरा जो ये फोर्स है, तो तीसरे दल की जो स्कोप है बिहार पॉलिटिक्स में, वो तो है ही, बिल्कुल है, वो उसको वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और 2025 के जो लड़ाई बा, ये 2025 के लड़ाई नहीं खे, ये अगला 40 साल के लड़ाई बा बिहार के पॉलिटिक्स के जी, बिल्कुल। काहे कि आरजेडी के लीडर फिक्स हो गई बा, तेजस्वी यादव वो है रही है, चाहे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बीजेपी के फिक्स नहीं खे, बीजेपी के लीडर ही नहीं खे, जेडीयू में नहीं खे, जेडीयू क्वेश्चन मार्क हो जाए, एलजेपी के लीडर फिक्स बा, हाँ बिल्कुल, चिराग पासवान 42 साल, और भारत में तो रिटायरमेंट एज 75 है, और यहीं पर आ जाते हैं
प्रशांत किशोर जो कि अभी मुझे लगता है 48 या जी 50 साल के हैं, हम्म, तो उनकी भी 25 साल की पॉलिटिक्स बची हुई है। हम्म, तो ये इलेक्शन बिहार का फ्यूचर पॉलिटिक्स किन हाथों में जाएगा और जाएगा और रहेगा अगले 25-30 साल तक, यह तय करने ये भी डिसाइड करने वाला है। तो चलिए देखिए, बात भइल बिहार चुनाव पर, कैसन लगल तो रउए लोग बताएब, लेकिन बड़ा विस्तार से समझल गेल कि बिहार के चुनाव में का हाल बा। महागठबंधन बहुत बढ़िया करी तो का करी, खराब करी तो कहाँ तक पहुंची, और एनडीए के का हाल बा। नीतीश कुमार जीता तरन तो कैसे जीता तरन, अब प्रशांत किशोर के भविष्य का बा। तो रउआ एली बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you और भैया। बिहार के बेटा बानी, बिहार के भाई बानी, और हम लोग के तो प्रेरक बानी। तो अभी तो चुनाव में कई बार चर्चा हुई, रउआ का टाइम लेब हम लोग जरूर होई। हमार भाई के सबसे फेवरेट चैनल लाइव सिटीज बा। बहुत बहुत तो शुक्रिया। बेंगलोर में रहेला तो कहलस कि भाई तू पटना जाता रहा तो तू ज्ञानेश्वर जी के इंटरव्यू जरूर देख आइएगा। तो ओकरो खातिर हाँ, तो भाइयों खातिर हम भाई। शुक्रिया कहतनी, उनका धन्यवाद कहतनी कि हमारा रोज देखत रहन। तो चलते चलते जो भाई लोग सब्सक्राइब नहीं कैले वन, मतलब जो जिन लोगों ने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जरूर कर लें, और जो लोग यह वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं वह फेसबुक पेज को लाइक कर लें और हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।